एक अद्भुत यात्रा है जो पुण्य भूमि भारत से प्रारंभ होती है और कई समुद्र पार सूरीनाम और नीदरलैंड को जोड़ते हुए 150 वर्षों बाद भारत लौटती है। Sometimes the ambassadors in Netherlands, coming from India also, said, we don't know anything about immigration. And then once I thought, yeah, this story should be told. ये कहानी है अप्रवासियों के जीवन की। ये कहानी है उनके संघर्ष और चुनौतियों की, जिनका सामना वे हर नए स्थान, हर बदलते समय पर करते रहे हैं। पहले के जमाना में दुख रहा, पैसा कम थी यहाँ, 6 रुपया का 2 रुपया का एक रोज रहा। पहले बहुत दुख काट के तब बनाई, बड़ा पसीना आगे बढ़ाई। ये कहानी है उन रंग बिरंगे फूलों के हर्ष उल्लास की जो कठिनतम परिस्थितियों में भी खिलते रहे हैं। ये कहानी है उन अप्रवासियों की जिन्होंने नए प्रवाह को स्वीकार किया और अपनी जड़ों को भी नहीं छोड़ा। समय का प्रवाह उन्हें जहां भी ले गया, अपने संस्कारों से जुड़े रहने के कारण ही उन्होंने घर जैसे अपनेपन से हर स्थान को घर बना लिया। नंदराम मानसाराम राजस्थान के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे और आयु में सबसे छोटे थे। उनका जन्म 19वीं शताब्दी के अंत में परतंत्र भारत में हुआ था। Mansaram ji was born in Dujar. He had 2 sisters and 2 brothers. He was not connecting that much with the brothers. The brothers were overseeing everything. There was a gap in the age. And so he was most of the time he was spending time with his mother. गांव में मानसाराम खेती के कामों में अपने भाई का हाथ बटाते थे और वे जब खेत में जाते थे तो उनकी माँ उन्हें चना और रोटी डिब्बे में बांध कर देती थी। माँ के अलावा गुरुजी दूसरे ऐसे व्यक्ति थे जिनसे मानसाराम का बहुत लगाव था। He used to travel to his Guruji and he used to stay there like a week. And once he was there, and these people who were recruiting for Suriname, the Arkatis, they came also to his Guruji, and he was asked also whether he would like to travel to Suriname, and he decided together with his Guruji to do that. दक्षिण अमेरिका के उत्तरी छोर पर स्थित सूरीनाम वर्ष 1667 से डच औपनिवेशिक तंत्र का हिस्सा था। तब 19वीं शताब्दी के मध्य तक, जब विभिन्न यूरोपीय उपनिवेशों में दास्ता को समाप्त किया जाना शुरू हुआ, डच शासकों ने गरीब अफ्रीकी दासों का शोषण करते हुए इस देश की उपजाऊ भूमि बड़े पैमाने पर खाद्य उत्पादन के लिए उपयोग की। 1 जुलाई 1863 को केटी कोटी ने सूरीनाम में दास्ता की श्रृंखला टूटने का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। पूर्व दासों को भुगतान के बदले अगले 10 वर्षों तक बागानों में काम करना पड़ा। उस अवधि के अंत में उनमें से अधिकांश ने बागान छोड़ दिए। Voor de plantages was het van levensbelang. Wilde ze in stand blijven, dan moest men zeker zijn dat men arbeiders voor elke dag moest kunnen inzetten. En tweede ook voor een loon waarmee de plantagedirecteur of eigenaren winst zouden maken. Vandaar dat men het voorbeeld heeft gevolgd van Engeland. Engeland heeft namelijk vanaf 1838 contractarbeiders uit India gehaald om de plaats van de slaven in te nemen. En daarmee heeft men heel veel succes geboekt en is toen uitgemond in een verdrag tussen de Britse regering en de Nederlandse regering.
1870 में डच और ब्रिटिश सरकारें एक समझौते पर सहमत हुईं, जिसके अंतर्गत नीदरलैंड को ये अधिकार दिया गया कि वे ब्रिटिश शासित भारत के लोगों को सूरीनाम में बंधुआ मजदूर के रूप में भर्ती कर सकता है। Dat verdrag is in 1870 gesloten en in 1872 is het van kracht geworden. En op basis daarvan zijn de Nederlanders begonnen om immigranten of arbeiders te werven in India. En de Indiërs die als arbeiders naar Suriname zijn gekomen, die waren hoofdzakelijk bijna alleen afkomstig uit Noord-India. Dat heette toen de provincie Bihar en United Provinces, tegenwoordig bekend als Uttar Pradesh. मानसाराम की माँ उसके बड़े भाइयों के साथ रह रही थी, जिनके पास उनके पिता के निधन के बाद परिवार की सारी जमीन थी। मानसाराम के पास न अपनी कोई संपत्ति थी और न कोई देनदारी, इसलिए उन्होंने सूरीनाम जाने का अवसर तत्काल स्वीकार कर लिया। उन्हें अपने गुरुजी से इस निर्णय के लिए प्रोत्साहन मिला और साथ साथ सूरीनाम नाम से अच्छा भाव मन में आया। इसका एक कारण सूरीनाम हिंदुओं के एक प्राण प्रिय आराध्य श्री राम के नाम से मिलता जुलता होना भी था। He didn't have the time to go back to his mother to tell that he is going to do this. परंतु किसने सोचा था कि मानसाराम अब कभी अपने परिवार से मिलने वापस नहीं आ सकेंगे। एक छोटी सी रेल यात्रा के बाद मानसाराम कलकत्ता पहुंचे। कलकत्ता ब्रिटिश भारत की हलचल से भरी आधुनिक भारत की पहली मेगा सिटी, औपनिवेशिक संस्कृति में डूबा हुआ और नवीन गॉथिक वास्तुकला से प्रेरित कलकत्ता उस समय व्यापार का बड़ा केंद्र था। यहाँ देशव्यापी रेलवे परिवहन की व्यवस्था और व्यापक बंदरगाह व्यापारियों और पर्यटकों की भीड़ से भरे रहते थे। यहाँ के बंदरगाहों से मालवाहक और यात्री जहाज दुनिया भर में जाते थे। भोले भाले ग्रामीण मानसाराम को इसी व्यस्त बंदरगाह से पहली बार जहाज पर चढ़ना था। But when he wanted to travel, they told him that the Arkatis told him that if you say you are Brahmin, you will not be allowed to travel. Because you say something else. So they instructed him to say that he is from Thakur background. So that's what he told them. So in the archives, Thakur is mentioned. He left when he was around 21. See, those times the officers, they just thought, okay, he looks like a 21-year-old boy, and they gave him that, age. Soms werden ze geïnstrueerd om te zeggen, ja, ik ben op de hoogte, wanneer mensen vroegen, van ben je op de hoogte? En zij die niet konden lezen of schrijven, die moesten dan middels een duimafdruk bevestigen dat ze op de hoogte waren। बंदरगाह प्रशासन ने मानसाराम का नाम लिखने में भूल कर दी और इस भूल के कारण उनका नाम आने वाली पीढ़ियों के लिए पारिवारिक नाम बन गया। He left on 13th of November in 1901, and he came to Suriname on 28th of January in 92. So it takes that time. It took about 3 months to travel. यात्रा के दौरान मानसाराम ने जीवन का एक विस्तृत रूप देखा। एक बच्चे के जन्म से लेकर समुद्र में शवों के अंतिम संस्कार तक उनके लिए ये यात्रा जीवन को समग्रता से देखने का अवसर बना। हालांकि इस यात्रा के दौरान उन्होंने एक विशेष व्यक्ति से मिलने का अवसर गंवा दिया। मानसाराम 28 जनवरी सन 1902 को सूरीनाम पहुंचे और 5 साल के अनुबंध पर मैरियनबर्ग और जोलेन में कॉफी, तंबाकू और कोको के बागानों में काम करना शुरू कर दिया। ये काम उनके लिए कठिन था, लेकिन सूरीनाम के गन्ने के बागानों
या चीनी के कारखानों में काम करने से आसान ही था। कहा जाता है कि एक पेड़ की शाखाएं जितनी लंबी होती जाती हैं, वो उतनी ही अधिक अपनी जड़ों पर निर्भर होती जाती हैं। And how did they build the communities? Of course, they had to work hard. And in the evenings, they would have some time sitting together, telling stories. And whenever there was a ritual or a religious event, Jagrit, 7 days of pujas or any of these things, and there were sometimes people from India traveling there, he would always go, because he always thought that if someone is coming from India, maybe there is some extra news for him. Communities were very close. They were helping each other so much. All the Indians, if there was a marriage, everyone would like to help. Some will bring some sugar, someone will bring ghee, whatever. So there was this sambandh, so this connectedness was so intense. If someone was building a house, everyone in a village would help, So that harmony, the intensity of being together as almost a family was very well among the Surinamese Hindustani people. नव विकसित हो रहे सुरनामी हिंदुस्तानी समुदाय के लोगों ने पंचायत नामक सामाजिक अदालतें भी बनाई, जहां समुदाय के कुछ विशेष बुद्धिमान और सम्मानित लोग परामर्श और आपसी समझ से कई प्रकार के सामाजिक विवादों को हल करते थे। भारत के गांवों में कई पुरानी परंपराओं को जीवित रखा गया है, जैसे कि ब्राह्मणों का सम्मान करना, जो उनके लिए निर्धारित नियमों के अनुसार रहते हैं। पंडित, पुजारी या हिंदू पुजारी के रूप में एक ब्राह्मण विशेष को आदर सम्मान प्राप्त है। ब्रिटिश राज पंडितों को अप्रवासी श्रमिकों के रूप में सूरीनाम में नहीं ले जाता था, और जो ब्राह्मण किसी तरह सूरीनाम पहुंच जाते थे, वे वहां के पुजारी का काम कर लेते थे, क्योंकि सूरीनाम के भारतीय समुदाय में पंडितों को भारत जितना ही आदर दिया जाता था। परंतु गांव में रहते हुए मानसाराम ने ना तो कभी कर्मकांड सीखा था और ना दूसरों के लिए कभी पूजा पाठ किया था। सूरीनाम में हरिकिशन बाबा जी ही नंदराम परिवार के लिए सभी पूजा और अनुष्ठान करते थे। परंतु मानसाराम भगवान हनुमान के भक्त थे। उन्हें ज्ञान तो बहुत था ही, और वे लोगों के चरित्र और गुणों की भी गहरी समझ रखते थे। He could connect with the people also in the city, although he would like to stay authentic himself. He would always wear his dhoti, kurta, and his pagri. He would always have. Didn't want to wear leather shoes. He would always refuse that. So he tried to reconcile actually what was really required to survive in the Surinamese community. At the same time, he wanted to stay close to his authentic value system. मानसाराम अपनी ब्राह्मण मान्यताओं का हमेशा पालन करते थे। इसके कारण उन्हें सम्मान और आदर मिलता था। साथ ही भारतीय समुदाय के मध्य वे मानसाराम महाराज के नाम से भी लोकप्रिय हुए। After 5 years, they could either go back to India or they could stay in Suriname, and then they would receive the freeman paper and a budget to stay and survive, the first steps to build a living. And he chose to stay, and with the money that he got, he the 100 guilders that he got, 100 guilders was at that time a lot of money, and he started to with a living, bought a house, a horse. So he started to do that, and in his own way also to grow some vegetables, and also had some cows. So that was slowly building up
a living. जिस जहाज से मानसाराम सूरीनाम आए थे, उसी जहाज में कुंती किशोरदास भी अपने माता पिता, दादी और परिवार के 2 अन्य सदस्यों के साथ यात्रा कर रही थीं और संयोग से कुंती भी उसी क्षेत्र से थीं जहां से मानसाराम आए थे। उस समय भारत में जन्म पंजीकरण और निवास स्थान का प्रमाण पत्र व्यवहार में नहीं था। हालांकि उनका इमिग्रेशन नंबर राजस्थान के लालगढ़ से जुड़ता है। हमार आजा के कुछ फोटो ना है यार, हमार आजा के कुछ फोटो ना है। फोटो ना, हाँ तेरे बाप का फोटो। हाँ, हमारे बाप के वो उस समय में कोई फोटो ना बनावत रहा। कोई ना, हाँ कहाँ फोटो बने। हाँ। परिवार की जानकारी एक जगह ना मिल पाने की कठिनाई के चलते ही शायद 1943 में मानसाराम ने परिवार डायरी बनानी शुरू की, जिसमें नंदराम परिवार के आने वाली सभी विशेष घटनाओं को अभिलेखित किया गया। उन्हीं में से एक विशेष अवसर कुंती और मानसाराम का विवाह भी था। जब किसी को पता चलता कि उनके क्षेत्र या संस्कृति का कोई व्यक्ति नया नया सूरीनाम आया है, तो वे उससे मिलने को उत्सुक रहते थे। ये भाव उन्हें एक समुदाय के रूप में जोड़ता भी था। राजस्थान से होने के कारण मानसाराम की मुलाकात भी कुंती की माँ से कुछ इन्हीं कारणों से हुई। तीज त्योहारों पर मानसाराम की भेंट कुंती की माँ से होती रहती थी। सदाचारी मानसाराम शाकाहारी ब्राह्मण थे। किसी तरह का कोई व्यसन या नशे की लत उनमें नहीं थी। मानसाराम के इसी व्यक्तित्व के कारण कुंती की माँ मानसाराम की खूब प्रशंसा करती थी और थोड़ा समय बीत जाने के बाद उन्होंने कुंती के लिए योग्य वर के रूप में मानसाराम से विवाह कराने का निर्णय लिया। हिंदू संस्कृति में विवाह केवल एक कानूनी अनुबंध न होकर जीवन भर साथ निभाने का पवित्र समर्पण भाव है। साथ ही 2 परिवारों के रीति रिवाजों व धार्मिक प्रथाओं को संजोए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विवाह समाज की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को बनाए रखने का माध्यम भी है। आज तक सरनामी हिंदुस्तानी समुदाय ने इन प्रथाओं को जीवित रखा है जो उनके समाज के लिए मूलभूत है। कुछ लोग अंधेरे जंगल में जुगनू की तरह होते हैं। एक पल के लिए आंखों के सामने आते हैं, जगमगाते हैं और पलक झपकते ही अंधेरे में फिर से कहीं खो जाते हैं। हालांकि कुंती और मानसाराम एक ही जहाज से यात्रा कर सूरीनाम आए थे, इसके बावजूद भी वे सूरीनाम में अपने प्रारंभिक वर्षों में एक दूसरे से नहीं मिल पाए। I mean, they didn't know it at that time, but they both traveled on the same ship, and that was also interesting. That finally he could also connect to his roots in a way. सूरीनाम पहुंचने के बाद कुंती अपने परिवार के साथ जगह तलस्त में रहकर वहां बागानों में काम करने लगी। 1873 और 1916 के बीच लगभग 5 लाख भारतीय बंधुआ मजदूर भारत के विभिन्न राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और बंगाल से अलग अलग देशों जैसे मॉरिशस, गुयाना, ट्रिनिडाद, दक्षिण अफ्रीका, फिजी, जमाइका और फ्रेंच उपनिवेश गए, जिनमें से लगभग 35,000 बंधुआ मजदूर अकेले सूरीनाम ले जाए गए। Is net als bij de slavenhandel moesten ze schepen die overtocht maken. Hier ging het erom dat ze een contract hadden getekend, waarin ze hadden verklaard dat ze op de hoogte waren van de voorwaarden van het contract. En die voorwaarden waren zowel in het Engels als in de taal van de arbeiders zelf geschreven.
En de arbeiders bij het ondertekenen van het contract moesten mondeling verklaren dat ze op de hoogte waren van de inhoud van het contract. 1906 में अनुबंध का समय पूरा होने के बाद नंदराम को तथाकथित लेटर ऑफ फ्रीडम प्राप्त हुआ, परंतु नंदराम ने सूरीनाम में ही रहने का निर्णय लिया। हालांकि कुंती, उनकी माँ और उनकी बहन जगतलस्त में और नंदराम जोलेन शहर में रहने लगे और इन्हें छोड़कर कुंती के परिवार के सदस्य भारत वापस चले गए। उस समय भारत में स्त्रियां व्यावसायिक कार्यों में अधिक भाग नहीं लेती थीं। वे घर में ही रहकर गृहिणी के रूप में घर के सभी कार्य करती थीं। परंतु कुंती की मां एक सशक्त महिला थी। अपने बच्चों का लालन पालन करने के साथ ही उन्होंने पशुपालन और खेती का काम भी किया था। वे पारंपरिक पकवान बनाया करती थीं जो उन्होंने भारत में सीखे थे, और यही पाक कला उन्होंने सूरीनाम में अपनी भावी पीढ़ी को भी सिखाई। समय बीतता गया और नंदराम दंपत्ति के घर एक एक कर 5 बच्चों का जन्म हुआ। The first daughter, everything was good, and then afterwards there were 2 other sons born, and they died, and then another one also died. So there was a Maharaj from India during a Jagran, and as he was always interested in the Jagrans, he would go every time. He would also stay. He told him that, you see, I think there is something not good here. Your sons, they are dying very early in their lives. So with the next one, this place where you are living is not good. You have to, the child needs to be born somewhere else. The delivery should happen somewhere else, not here. So send your wife to her mother. And that happened. So Bichu Prasad was born in a different place than all the other sons who were born in Meersorg and died. So he was born in Helena Christina, another place. वे खुशी से रह रहे थे कि अचानक 26 सितंबर 1932 को उनके परिवार पर अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण विपदा आ पड़ी। 6 साल के बेचू प्रसाद को अपने पिता के पास छोड़ कुंती ने पेट में रक्तस्राव होने के कारण अपना पार्थिव शरीर छोड़ दिया। Yes, the mother of Biju Prasad ji died when he was 6.5 years. It was a very big critical event in his life, and because he was young, Biju Prasad ji was so young. Many people, the whole village was helping. In those days, and telling Mansaram ji, why don't you get remarried? You have a young son, and it would be best for you. It would be helpful, and it was something that people would do. I mean, it's not that it's forbidden, but again, he was very much close to his own value system, and he said when we have in the Indian traditions the system of a sati, where a lady whose husband died is willing to also die together. I mean, to sacrifice her life, then why not the other way around, in the sense that, like the sacrifice, you have to take care of your son, and you can do it alone. So that's what
was his conviction. So he would just stay alone, and he thought that was the best to do, and whatever he thought was the best to do, he would do it. जैसे जैसे शोक थोड़ा कम हुआ, मित्रों और परिवारजनों ने मानसाराम को दूसरा विवाह करने का प्रस्ताव दिया, परंतु मानसाराम ने अपना शेष जीवन अपने हृदय में कुंती की स्मृतियां लिए और मन में अपने बेटे के उज्जवल भविष्य की चिंता के साथ अकेले ही बिताया। बेचो प्रसाद 10 वर्ष की आयु में अपने पिता के साथ हेलेना क्रिस्टीना में पारामारिबो चले गए और आगे वहीं बड़े हुए। मानसाराम ने एक आदर्श जीवन व्यतीत किया जो अपने आप में एक विद्यालय की तरह था। Mansaram ji was selling a horse, and then a person came and was willing to pay a certain price, and he said, "Okay, I agree." And then, of course, the person had to go and get the money. And then, in the meantime, another person came and was willing to pay much more. But then he refused to sell it to him, because he said, "No, I have given my word to the first one, so now I can't change." And for Bechu Prasad ji, it was very, very strange. He thought, why is this happening? We may need the money. Why don't we take, the second offer? But he was like that. He wanted to stay very close to his value system. पारामारिबो में सामाजिक ताना-बाना अधिक सौहार्दपूर्ण नहीं था, परंतु इससे बेचो प्रसाद अधिक विचलित नहीं होते थे, क्योंकि वे स्वयं सभी से आदरपूर्ण व्यवहार रखते थे, जिसका कारण उनकी ऐसी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जो कहती है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ है ये मेरा है, ये उसका है। ऐसी सोच संकुचित चित्त वाले व्यक्तियों की होती है। इसके विपरीत उदार चरित वाले लोगों के लिए तो ये संपूर्ण धरती ही एक परिवार की तरह होती है। मानसाराम अपने और अपने बेटे के लिए अपने हाथों से शुद्ध शाकाहारी भोजन पकाना पसंद करते थे, जिसे दाल, सब्जी या घर के बने मक्खन अथवा घी और ताजा दही के साथ खाया जाता था। अन्य मुख्य व्यंजनों में चावल और खिचड़ी शामिल थी। उन्हें खीर बनाना भी बहुत पसंद था, जो दूध में चावल और शक्कर मिलाकर धीमी आंच में पकाई जाती है। हालांकि बेचो प्रसाद का लालन पालन भी एक शाकाहारी की तरह ही हुआ था, लेकिन उन्हें घर का वो सादा खाना कभी कभी पसंद नहीं आता था। तब मानसाराम गुस्से में कहते थे कि जा बहन के पास मछली खा। मानसाराम की बड़ी बहन शनिचरी, जो कि घर के पास ही रहती थी, अपनी शादी के बाद मांसाहारी बन गई थी। जब बेचो प्रसाद अपनी बहन के घर मांस मच्छी खाने लगे, तब उन्हें मानसाराम के अपने बर्तन जैसे एक थाली, एक पीतल का लोटा और पानी के लिए गगरी आदि का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी। मानसाराम अपनी यात्राओं के समय भी इन बर्तनों को साथ रखते थे। जब मानसाराम भारत से सूरीनाम आ रहे थे, तब उन्होंने जहाज पर मिलने वाले भोजन से बहुत परहेज किया, क्योंकि सभी रसोई घरों में मांसाहारी भोजन पकाया जाता था। इस प्रकार लंबे समय तक भूखे रहने से वे बहुत कमजोर हो गए, जिसके कारण उन्हें सूरीनाम आते ही अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मानसाराम हमेशा अपनी मान्यताओं, प्रथाओं और विशेष रूप से भोजन के प्रति बहुत सख्त थे। हालांकि पूरी तरह से मना नहीं किया गया है, परंतु हिंदू धार्मिक स्रोतों के अनुसार मांस खाने को दृढ़ता से हतोत्साहित अवश्य किया गया है। आज तक कई धार्मिक हिंदू अपनी धार्मिक मान्यताओं के कारण शाकाहारी भोजन ही पसंद करते हैं। रेतीले पहाड़ और तपते सूरज की धरती राजस्थान से नंदराम मानसाराम चले थे, जहां का जीवन गर्म वातावरण के कारण कठिन भले हो,
फिर भी उत्साह, उमंग और उल्लास से भरा है। यहाँ की संस्कृति की तरह ही समृद्ध जैव विविधता भी अनेकों रंगों में रंगी हुई है। राजस्थानी लोगों की विशेषता इसमें है कि उन्होंने अपनी सांस्कृतिक परंपराओं के माध्यम से प्रकृति के प्रति अहिंसा का समर्पित व्यवहार अपनाया है। इसके अलावा उन्हें विभिन्न धार्मिक प्रथाओं ने पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए भी प्रेरित किया है। उदाहरण के लिए जैसे कि नियमित रूप से पशुधन को चारा, पक्षियों को दाना या मछलियों को आटा डालना और तो और चींटियों को कुछ दाने शक्कर के भी देना। राजस्थान में आज भी जल एक दुर्लभ संसाधन है। इस कारण सभी के लिए जल की व्यवस्था करना भी एक पुण्य कर्म के रूप में देखा जाता है। ऐसी महान संस्कृति के साथ जुड़े रहने के कारण मानसाराम हमेशा संघर्ष के क्षणों में भी शांति बनाए रखते थे, बुरे समय में भी अपना संतुलन बनाए रखते थे और इस बात पर जोर देते थे कि जो भी हो रहा है उसमें अच्छी बातें देखना कितना महत्वपूर्ण है। मानसाराम में जड़ों से जुड़े रहने की इच्छा इतनी प्रबल थी कि वो हमेशा भारत से सूरीनाम आने वाले पंडितों और गुरुओं से मिलने के लिए उत्सुक रहते थे। मानसाराम बेचू प्रसाद के साथ ज्यादातर सभी हिंदू सभाओं और जगरातों में भाग लिया करते थे, जहां रात दिन पूजा, अनुष्ठान, प्रार्थनाएं होती थीं, धार्मिक ग्रंथ पढ़े जाते थे। साधु संत नगर में प्रवचन देने के लिए आते और तंबू में रहते थे। भंडारे में भोजन पकाने के लिए विशेष लोगों को चुना जाता था, जहां त्योहार के दौरान सैकड़ों लोगों को पूजा प्रसाद स्वरूप भोजन कराया जाता था। जहां एक ओर बेचू प्रसाद एक बहुसांस्कृतिक समाज में पले बढ़े और उनके पास ज्ञान और भाषा कौशल भी था, वहीं मानसाराम का पूरा जीवन केवल स्थानीय बोलचाल से ही परिचित होने में चला गया। He used to say that I was brought up more by my sister and my father because I don't know much about my mother, he would always say. The family had a difficult time and struggled a lot, and finally they moved to the city. Vijay Prasad ji would always say the place Helena Christina, where he was born, where he spent, his first, you can say, 10 years of his life, where he had very good memories about that period. It was a place where people were living in harmony, and it was actually a joint family system. People were living together, but they had to move. To the city, and when he went to school also in the city, he didn't went to school for many years. Dat ze goede diploma haalt, goed werk kan vinden. Ja. Zoals ik werk, ik heb niet zoveel gelegenheid gehad. Ja, die tijd was een andere tijd, maar ik werkte in de winkel. Maar ik wou niet dat mijn kinderen gaan in de winkel werken. Ze moeten hoger leren en hoger op het goede werk vinden, goede baan, goed verdienen. Ja. Ja, dat wens had ik. Ja. En als u nu even kijkt, is dat goed gegaan? Ja? Ja? Daar bent u? Ik ben tevreden, alles is goed gegaan. Ja? Ja. Dat... Voor de onafhankelijkheid vluchten vele mensen. Ze komen, ze gaat nou niet doen. Maar we zijn daar gebleven en alles is goed gegaan. Ja. Ja, ze hebben allemaal daar op school goede opleiding gehad daar. Ja. De rest heeft hier gehad. En het begint die hele funderen, dus vandaar, van Suriname. Ja. Very soon in his life he started to get a job or take a job to make a living in Paramaribo. Toen ben ik daar gegaan en ze hebben direct mee aangenomen. Ja. Dus 1955, 16 december 1955 ben ik begonnen bij Kirpalani. Heb ik gewerkt tot april 1986. हिंदुस्तानियों के लिए सादा जीवन जीते हुए
अधिक से अधिक पैसों की बचत करना ही जीवन जीने का तरीका था। कुछ जमीन पर सोते थे तो कुछ आटे के बोरे से बनी हुई चादर और जूट से बने तकिए के साथ सोते थे। रोशनी के लिए वे केरोसिन लैंप का उपयोग करते थे। हिंदुस्तानी खाना पकाने के लिए चूल्हे का उपयोग करते थे। हालांकि इन दिनों रसोई गैस और बिजली की सेवाएं भारत के दूरस्थ कोने के गांव तक पहुंच गई है, परंतु कई ग्रामीण लोग अभी भी चूल्हे के लिए लकड़ी के बजाय गोबर के उपले का उपयोग करते हैं। ये न केवल अधिक पेड़ों को बचाता है, बल्कि खुली हवा में सड़ने वाले गोबर से हानिकारक मीथेन उत्सर्जन को भी कम करता है। रसोई भी मिट्टी और गोबर के मिश्रण से लीपी जाती है, जिसकी तेज गंध के कारण मक्खियां और कीड़े भोजन सामग्री से दूर रहते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार आत्मा अविनाशी परमात्मा का एक अमर अंश है, जो काल चक्र में घूमकर पुनः उसी ब्रह्म में समाहित होने की यात्रा पर है। शरीर केवल 5 तत्वों वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश से मिलकर बनी एक नाव है। ये सभी तत्व प्रकृति से ऋण में लिए गए हैं ताकि आत्मा को इस सृष्टि का अनुभव करने का अवसर मिल सके। मृत्यु के बाद इन तत्वों को फिर से प्रकृति को वापस देकर ऋण मुक्त होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए हिंदू अंतिम संस्कार में शव का दाह संस्कार करते हैं, क्योंकि ये शरीर को अधिकतम तेजी से पंच तत्वों में विलीन करने की प्रक्रिया है। हालांकि उस दौर में सूरीनाम में शवों को जलाना वर्जित था, उसे केवल दफन किया जा सकता था। उपनिवेशिक कानून के अनुसार हिंदू प्रवासियों को अपने अंतिम संस्कार के रीति रिवाज छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। 19 जुलाई 1952 को मानसाराम की मृत्यु हुई और उस समय उनका शव दफन किया गया था, क्योंकि उस समय का कानून दाह संस्कार की अनुमति नहीं देता था। केवल मृत्यु ही नहीं, पराधीन सूरीनाम में प्रवासी भारतीय कामगारों का जीवन भी इतना कठिन था जिसकी आज कल्पना भी नहीं की जा सकती। En verder had een situatie dat in de loop der tijden voor die opstand is dat niet met dezelfde mate werd gemeten. Er werden privileges gegeven aan bepaalde personen of bepaalde families, waardoor andere arbeiders van kregen geen gelijke behandeling. कम वेतन, प्रतिकूल कार्यस्थल, काम की असहनीय शर्तें और ऊपर से शासन का अत्याचार जीवन की लड़ाई को और भी कठिन बना देता था। इन्हीं कारणों से खेतों बागानों में तनाव बढ़ने लगा था। Heerste er ontevredenheid. En met name op Marienburg. Marienburg was de grootste plantage. Je moet weten dat Marienburg pas in 1880 is opgericht. En daarvan was de eigenaar de Nederlandse Handelmaatschappij. Dat is een heel grote maatschappij die door de koning van Nederland was opgericht. Dus die was zelf aandeelhouder in de Nederlandse Handelmaatschappij. En was dus ook heel erg invloedrijk. En hier komt nog bij dat meneer Mever, de directeur van de plantage, relaties had met vrouwen van contractarbeiders. En ze hebben dat verkropt. En blijkbaar was dat in zo'n grote mate die woede die mensen had ingehouden, dat bij die opstand ze achter Mevers zijn gaan rennen met hun houwer en met hun stokken. En hij is in de fabriek gegaan en ze hebben hem daar massaal met een hele groep hebben ze hem doodgekapt. इस घटना ने सत्ता को हिलाकर रख दिया और अब ये घटनाक्रम विद्रोह का गंभीर रूप लेने लगा। Op de directeur van Marienburg is er een rechtszaak geweest, waarbij men
de daders wilden gaan bestraffen, waren de plantageouders zelf begrepen van wat we geven is eigenlijk te weinig, we gaan ze meer geven. सन 1902 के महान क्रांति समर का स्मृति महोत्सव हर वर्ष सूरीनाम के फॉलन हीरोज 1902 फाउंडेशन स्मारक पर पुष्पमाला और फूल चढ़ाकर मनाया जाता है। साथ ही यहाँ प्रार्थना और सांस्कृतिक व्याख्यान भी किए जाते हैं। पारामारिबो में उपनिवेशी अत्याचार के विरोध में जेनी टेटरी नामक एक वीरांगना की मूर्ति भी स्थापित है, जिन्हें विरोध करने पर सितंबर 1884 में गोली मार दी गई थी। Zijn die lonen hetzelfde gebleven, niet gewezen. En intussen was er in 1910 een organisatie opgericht van immigranten. Dat heet de Surinaamse Immigrantenvereniging. En die heeft bij de regering erop aangedrongen om iets aan de lonen te doen, omdat dat onrechtvaardig was. En de regering heeft toen lange onderhandelingen gevoerd met zowel de plantagedirecteuren en hun vertegenwoordigers. En voor het eerst ging men nu ook luisteren naar de immigranten, omdat ze zich nu verenigd hadden in de Surinaamse Immigrantenvereniging. आज से 150 साल पहले किसी भारतीय मजदूर ने सूरीनाम की धरती पर पहली बार कदम रखा था। फिर भी इसके बारे में और अधिक जानने की रुचि बढ़ती ही रहती है। नीदरलैंड के औपनिवेशिक इतिहास की ओर लोगों का बढ़ता हुआ रुझान भी इसका एक कारण है। छिपे हुए इतिहास के काले पन्नों को उजागर करने की आवाज दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। Ja, zoals we allemaal weten, is dit jaar een jubileumjaar. En niet zomaar een jubileumjaar. We hadden 150 jaar herdenking van Hindoestaanse immigratie. Waarom herdenken we dat? Is één, dat wij een nieuw vaderland in Suriname hebben gevonden. We zijn hier geboren en getogen. Hindoestanen zijn een etnische groep in Suriname en we zijn burgers van Suriname. En 150 jaar geleden zijn onze voorouders gekomen. Het is het ontstaan van de Hindoestaanse gemeenschap in Suriname. इसका एक कारण और भी है कि आज की पीढ़ी अपने पूर्वजों के इतिहास को जानना चाहती है कि आखिर कौन थे वे लोग जो भारत को छोड़कर चले गए और वे दुनिया के दूसरे कोने में ही आखिर क्यों गए। इन जिज्ञासाओं के चलते कुछ अप्रवासियों ने भारत में अपने वंशजों की खोज में भारत की कई यात्राएं की। And then my father traveled to India with my father with two brothers, my two brothers, two of the three. And when my father came back, he traveled to Dujar, and he came back. We saw a different person. It did so much with him. He was so calm. Internally, he was always a calm person, but something happened. I could sense it. Nee, ik ben met alles tevreden. Ja? Zoals ik nu ben, met alles tevreden. Ja? Ja. Tevreden mens is een gelukkig mens. Ja. Je moet niet kijken naar je anderen, je moet kijken naar jezelf. Hmm. Ja. Een tevreden mens is altijd een gelukkig mens. Hmm. Waarvoor moet je niet tevreden zijn? Je moet tevreden zijn. Wat je hebt, je moet tevreden zijn. Als je een klein huis hebt, je hebt eten, moet je tevreden zijn. Je moet niet kijken naar de anderen die hebben grote auto, 3 auto's, 4 auto's, zoveel grote huizen en zo. Moet je daar niet naar kijken. Je moet kijken naar jouw geluk. Wat is in jouw geluk? Dat heb jij. Dat is van een andere. Dat is niet voor jou. En daarom moet je santoog hebben. Santoos, dat is tevredenheid moet je hebben. Ja. Je moet altijd tevreden. Wat je hebt, moet je tevreden zijn. Je moet niet kijken naar de anderen. Maar er is toch
genoeg. Nou ja, genoeg. Er zijn toch wel dingen waarvan u zou zeggen van, nou, dat vind ik slecht. Dat vind ik niet goed. Nee, voor mij vind ik het niet slecht, maar ik heb alles en ben tevreden wat ik heb. Ja. Ja, alles. Ja. Ik heb geen, laten we zeggen, afhankelijk. Zelfstandig. Niet afhankelijk. Ja, dat enigste afhankelijk. Ja, je hebt alles, maar je moet mensen hebben. Die moet je iets voor je kan doen. Als je ouder bent, je kan niet zelf iets nemen. Dat is het enigste. Maar verder ben ik niet afhankelijk. Ja. Wat God doet is wel gedaan. Dat is alles als God werkt. Die 3 dingen kan mij niemand vertellen. Hoe je gaat dood, waar je gaat dood en wanneer je gaat dood. Ja. 3 dingen kan mij niemand vertellen. Alleen, Ja, alleen God weet het. ja. There was internally so much shanti, this easy, that thing that he went to Dujar, he went to the place where his father came from. And he was telling about what we did today, that place where this mandir was and the bhajan kirtan was going on last time when I came. And that was, for me, when he was telling it, I said, I want to go also once. I want to go. He came with my mother, but that was different parts. He came once with my mother, he came once with my 2 brothers. Maybe that was, and then 2-3 times with me. But that travel had such an impact, and it had an impact on me. Because I said, if that's the place that, but he said, we didn't find anyone. But at least I've seen the place, and whatever he told me, I could see it. All the names, he was telling, he could connect to it. So that was a good thing for him. He felt that he received something still. अपने पिता बेचो प्रसाद से बातचीत के दौरान ही शारदा को अपनी जड़ों को जानने की रुचि हुई। घर के किसी आयोजन या किसी विशेष अवसर पर बेचो प्रसाद अपने बचपन, परिवार, परंपराओं और भारत से जुड़ी हुई कहानियां बताया करते थे, जिसमें से अधिकांश उन्होंने अपने पिता मानसा राम से सुनी थी। And when I started to come to India for my work, of course, I was exploring myself, going to some ashrams, different universities, and then I was asked to come and lecture in Ajmer. I went there, and then I said to these people, I'm in Ajmer, but isn't that close to Jodhpur? Then they said, what do you want to do in Jodhpur? So I explained. But that time, my father said, Jodhpur and Dujar, that's far away. It's not in the direction. But I said, okay, I will. He said, you can't go alone to Dujar. It's too far, and the roads are not good and all. So I said, okay, if he's saying I will not do that. When Jodhpur I went, and I felt this part of the Indian community, or Rajasthan, I felt like I should come often. I felt a deep connect. I felt like home. I felt like there was, although I would say if I'm coming in the Netherlands back from my travel, I feel at home. If I'm in Suriname, I feel at home. But this was a different, deeper connect. It was like, I told the students in Banastali, it was like someone was giving me a blanket, extra blanket or something. There was something given to me. हालांकि मानसा राम में भारत वापस लौटने की दबी इच्छा हमेशा बनी रहती थी, परंतु वापस भारत लौटना मानसा राम के लिए लगभग अब असंभव था। आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के चलते बेचो प्रसाद के लिए तो और भी कठिन था, परंतु शारदा ने अपने इतिहास को जानने और लोगों तक पहुंचाने का सपना देखा। अपनी शिक्षा, कौशल, साधना और ज्ञान को इस उद्देश्य की पूर्ति में लगाया। And then afterwards I've been coming, and then
I said, Dujar, I'm going to Dujar and I'm going to explore it. And so when I started writing the book, I thought I will come to Dujar and I have to come and see. And the Bikaner place we went also, Nalgar, yeah, that was a wish my father wanted to see. We went there. So all my trips in this direction of Rajasthan was always something special, something like I had to come, something of that feeling. So when I was working on the book, and then I said, no, I'm not going to publish it. I want to first come to Dujar. And then I was talking to some people, and I asked Puniji to help me out. He never came this side. So he figured out, and then we came. It's a big trip, but I had to do it. And after that, I felt like, okay, now I'm going to finish the book, only then. And then when we finished the book, I came back. I said, now I have to bring the book back. And then when I brought the book back, and I said, yeah, maybe I was there for my grandparents. I had to do it. That was the deep conviction I had in myself. I said, they didn't come here. Maybe they wished that, but even they didn't do it. I did it, and I was feeling so much privileged that I could do it somehow on behalf of, them. No one told me that, but that was the feeling I had. So that's a deep, important moment for me. अपनी जड़ों को जानने के उद्देश्य से शारदा अपने पिता बेचू प्रसाद के साथ कई बार भारत आईं। शारदा ने 2008 से 2017 के बीच अनेक बाहरी स्रोतों, परिवार के सदस्यों से एकत्रित जानकारियों और गहन शोध के आधार पर वर्ष 2018 में एक किताब लिखी जिसका नाम था बी एट होम वेरेवर यू आर, यानी जहां भी रहें घर वही है। इन यात्राओं के दौरान भारत में पैतृक एवं मातृक स्थानीय निवासियों से शारदा और उनके पिता ने मधुर संबंध पुनः स्थापित किए। वहां से वे बड़े संयुक्त परिवारों से भी मिले और उन्होंने पाया कि मानसाराम ने सादगी से जीवन यापन और व्यवहार की जो शिक्षा दी थी, उसका मूल भारत के ग्रामीण जनजीवन में आज भी देखा जा सकता है। वर्ष 1902 में जब मानसाराम सूरीनाम के लिए निकले थे, तो वे औपनिवेशिक भारत में एक अंधकारमय और कठिन समय था। राष्ट्र लगभग सामाजिक आर्थिक पतन के कगार पर था। एक प्राचीन सभ्यता मानो खत्म होने वाली थी। 120 वर्षों के बाद मानसाराम के परिवार से बेचू प्रसाद और शारदा जब पहली बार अपने वंशजों की मातृभूमि लौटे, तो उन्हें एक नया भारत मिला। यहाँ उन्हें ऐसे युवा मिले जिनमें बहुत सी कठिनाइयों को सहने के बाद भी ऊर्जा की कोई कमी नहीं थी। आज के भारतीय लोग अपने जीवन में धैर्य और धर्म के मार्ग पर स्थिरता से चलते हैं और साथ ही कड़ी मेहनत करते हुए सामाजिक और आर्थिक प्रगति की सीढ़ियों को निरंतर चढ़ रहे हैं। प्राणदेयी और बेचू प्रसाद की 8वीं संतान शारदा नंदराम मानसाराम की तीसरी पीढ़ी है। वे विवाहित हैं और एक बेटे और बेटी की मां भी हैं। अपनी शिक्षा मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र विषयों में पूरी करने के बाद आज वे नीदरलैंड्स के 2 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं, जहां वे आध्यात्मिक आधारित एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट पढ़ाती हैं। भारतीय दर्शन और अध्यात्म में गहरी रुचि होने के कारण उन्होंने पश्चिमी और भारतीय स्रोतों के साथ और भारतीय गुरुओं से आध्यात्मिक दर्शन तथा योग की भी शिक्षा ली। उनकी सांस्कृतिक विरासत की जड़ें तो पुण्य भूमि भारत में ही है। शारदा सूरीनाम में एक बहुत ही बहुसांस्कृतिक लेकिन मैत्रीपूर्ण परिवेश में पली बढ़ी और उनका बचपन काफी अच्छा बीता। किशोरावस्था के बाद
उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए नीदरलैंड को अपने नए घर के रूप में अपनाया, जो उसे सर्वोत्तम शिक्षा और सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए सबसे अधिक अवसर प्रदान करता रहा है। भारत, सूरीनाम, नीदरलैंड्स, इन सभी देशों ने शारदा को कुछ न कुछ विशिष्ट गुण दिए हैं। शारदा के अनुसार सूरीनाम ने उनमें सृजन के ब्रह्म गुण, नीदरलैंड ने विकास और विनाश के शिव गुण और भारत ने पालन पोषण के विष्णु गुण विकसित किए। शारदा को ऐसा एहसास हुआ कि जिन 3 देशों ने उनके व्यक्तित्व का विकास किया, उन सभी को जोड़ना उनका नैतिक दायित्व व कर्तव्य है। नंदराम जी की उल्लेखनीय यात्रा समय सीमाओं और संस्कृतियों से भी ऊपर एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। अपनी सांस्कृतिक जड़ों, आत्मबल और सहिष्णुता के आधार पर व्यक्ति कठिनतम परिस्थितियों और संकटों का सामना करके भी आगे बढ़ सकता है। यदि इच्छा शक्ति प्रबल हो और संस्कार साथ हों, तो कोई कठिनाई ऐसी नहीं जिसका समाधान ना हो सके। ये कहानी संसार के अलग अलग अनुभवों से गुजरते हुए अपने व्यक्तित्व के विकास की कहानी है। ये कहानी है हर नई जगह पर अपनेपन की भावना को खोज निकालने की और एक सार्वभौमिक संदेश की, जहां भी रहें घर वही है। आए सुन लो मोर कहानियाँ हम आए सूरीनाम, ओह सुन लो मोर कहानियाँ हम आए सूरीनाम। हिंदुस्तान में गांव गांव एक बकरा पीटा डंका, अरे हिंदुस्तान में गांव गांव एक बकरा पीटा डंका। अरे हिंदुस्तानी आव चले, अरे जहाँ न कोई चिंता, वहाँ सोने के है थरिया आ चले सूरीनाम, वहाँ सोने के है थरिया आ चले सूरीनाम। श्री नाम के नाम है सुनते बाबा चला कलकत्ता, अरे श्री नाम के नाम है सुनते बाबा चला कलकत्ता। अरे मियाँ बीबी कठड़ी बाना लला रोक में पटका, अरे खोलो अब ये बोटिया ले चलो सूरीनाम, हो खोलो अब ये बोटिया ले चलो सूरीनाम। रातों दिन जब जहाज चली तो 7 समुंदर पार, अरे रातों दिन जब जहाज चली तो 7 समुंदर पार। खाना पीना कोई नहीं पूछा, है उसमें बड़ी मार, जिधर देखूं उधर पनिया हम चले सूरीनाम, जिधर देखूं उधर पनिया हम चले सूरीनाम। सूरीनाम में आते ही अरकाठी गर्दन पकड़ा, अरे सूरीनाम में आते ही अरकाठी गर्दन पकड़ा। ले चपलाटी सबको मारा, डिब्बों में लाकर जकरा, धोखा करके अरकठिया लाया सूरीनाम, धोखा करके अरकठिया लाया सूरीनाम। सबल और कटलिस हाथों में अरकाठी ने पकड़ाया, सबल और कटलिस हाथों में अरकाठी ने पकड़ाया। जाओ अब तुम जंगल काटो, तरफ किए कहलाया, काटा दिन भर जंगलिया हम आके सूरीनाम, काटा दिन भर जंगलिया हम आके सूरीनाम। सांपों गोजर के अड्डा में कॉफी हमने तोड़ा, और सांपों गोजर के अड्डा में कॉफी हमने तोड़ा। अरे मथुरा के तो चूटी चूटा हड्डी भी ना छोड़ा, अब तो हो गए हम सरनमिया, हम रह गए सूरीनाम में,